नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं और ये लखनऊ से बड़ी खबर हमें मिल रही है। विदेशी दौरों पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए जाएंगे विदेशी दौरों पर। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले होंगे रोड शो। 10 से ज्यादा देशों में रोड शोज किए जाएंगे। 10 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए राज्य सरकार का यह महत्वपूर्ण फैसला, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ दूसरे देशों का दौरा करने जा रहे हैं। ग्लोबल ब्रांडिंग के लिए विदेशी दौरों पर जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले अलग अलग देशों में मुख्यमंत्री के रोड शोज भी होंगे। 10 से ज्यादा देशों में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 10 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश का लक्ष्य रखा गया है, ताकि यूपी में जो इकोनॉमी का पहिया है उसे और तेजी से घुमाया जा सके। यहां पर रोजगार आए, बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हो और सबसे बड़ी बात ओडीओपी योजना के तहत जो एक्सपोर्ट है उसे बढ़ाया जा सके। अनामिका हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गई है हमारे साथ। अनामिका, बताइए किन देशों का दौरा करेंगे और उसके पीछे बहुत बड़ा लक्ष्य योगी सरकार का ये कि 10 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश के टारगेट को पूरा करना है। देखिए, सिंगापुर, फ्रांस, ब्रिटेन से लेकर के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। हालांकि सिंगापुर को लेकर अब तक कहा जा रहा है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है वो सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। 23 जनवरी 2023 में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम होगा और जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम जो मंत्री हैं उसके पहले टीम बना करके जाएंगे अलग अलग देशों में और वहां जाकर के वो ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश बिजनेस के लिहाज से, उद्योग के लिहाज से कितना मुफीद है उनके लिए। हालांकि इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी किसी एक देश का दौरा कर सकते हैं। हालांकि वो देश कौन सा होगा इसको लेकर भी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से अभी से निर्देश दिए गए हैं कि मंत्री अभी से इस बड़े कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जो तैयारी है वो शुरू कर दें। मंत्री अपनी टीम बनाकर के विदेश दौरे पर जाएंगे और वहां जाके इसका होमवर्क करेंगे कि किन देशों में किस चीज का जो उत्पाद है वो ज्यादा बिकता है, लोग क्या ज्यादा पसंद करते हैं, यूपी में ऐसा क्या तैयार करवाया जाए ताकि वो बाहर देशों की पहली पसंद बन सके। ये भी कहा गया है कि जो 3 दिवसीय जो कार्यक्रम होगा उसमें पूरा का पूरा एक दिन एमएसएमई को समर्पित कर दिया जाएगा। तो बहुत बड़े लेवल पे ये कार्यक्रम होने वाला है। हालांकि इसके पहले यूपी की इकोनॉमी को ज्यादा रफ्तार देने के लिए एक कंसल्टेंट कंपनी का भी चयन किया गया है और कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी भी दी गई। डिलाइट इंडिया नाम की ये जो कंपनी है ये कंसल्ट करेगी यूपी सरकार। बिल्कुल, कुल मिलाकर यूपी सरकार के पास रोड मैप तैयार है। बस एक एक करके अनामिका आप कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में इकोनॉमी को किस तरह बूस्ट किया जाना है, कैसे यहाँ पर निवेश लेकर के आना है और कैसे लोगों के लिए संभावनाएं बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए। कल दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राष्ट्रपति के फेयरवेल कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट ये भी, सीएम योगी कल दिल्ली दौरे पर है। राष्ट्रपति के फेयरवेल के कार्यक्रम को वो अटेंड करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उनके साथ रहेंगे। राष्ट्रपति के विदाई समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि नया राष्ट्रपति कौन होगा उसके लिए वोटों की गिनती इस वक्त चल रही है और शाम तक नाम का ऐलान हो जाएगा। आंकड़ों के लिहाज से स्पष्ट तस्वीर सामने आ जाएगी। नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी। आंकड़ों के लिहाज से उनकी दावेदारी को पूरी तरह से प्रबल मानते हुए यह तय ही माना जा रहा है कि अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी। दूसरी तरफ विपक्ष के जो उम्मीदवार है वो यशवंत सिन्हा है, लेकिन उससे पहले मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह यानी कि फेयरवेल है, उससे अटेंड करने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे। और अब बात करते हैं आपके लाडले की सुरक्षा की। क्या आप हर सुबह जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कभी उनकी स्कूल वैन या बस की सेफ्टी के बारे में आपने ध्यान दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी ये लापरवाही आपके लाडले को खतरे में डाल रही हो? क्योंकि बिजनौर से एक ऐसी झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। देखिए क्या है पूरा मामला। मौत की स्कूल वैन, खुला दरवाजा, खतरे में जिगर का टुकड़ा। मासूम की मौत, परिवार में मातम। हर सुबह अपने जिगर के टुकड़े को आप जब तैयार कर स्कूल भेजते हैं, वैन में बिठाते हैं, क्या कभी आपकी नजर उस वैन पर जाती है? वैन की फिटनेस और ड्राइवर, क्या सब कुछ ठीक ठाक होता है? आपका जवाब होगा शायद नहीं।
सवाल उठता है, कहीं आपकी लापरवाही आपके लाडले की जान को खतरे में तो नहीं डाल रही? क्योंकि बिजनौर में एक ऐसा ही हादसा हुआ जिसने स्कूल वैन्स की सेफ्टी पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या नाम था उसका? रूमी। रूमी। अच्छा, तो वो भी गिरी थी? वो भी गिरी थी इसी बच्ची के साथ? इसी बच्ची के तो साथ। क्या उसके चोट वोट ज्यादा है, कम है? नहीं, कम है चोट, थोड़ी कूनी में लग गई, उसके भी खींच लिया था उसे पकड़ के। गिर रही थी। अच्छा, वैन में कितने बच्चे सवार थे? लगभग 32 बच्चे सवार थे। तो ये रोजाना ऐसी होते 30-32 बच्चे? रोजाना ऐसे जाते। तो आप लोगों के द्वारा कभी इस पे ऑब्जेक्शन करा गया? करा था ना, करेंगे ना, इसका बदलाव करेंगे, बाकी नहीं कर पाए। घटना हल्दौर थाना इलाके के सोताखेड़ी गांव की है। हर दिन की तरह आयशा अपने स्कूल गई थी, लेकिन माँ और पिता को क्या मालूम था कि उनकी लाडली अब कभी लौट कर नहीं आएगी। परिवार के मुताबिक निजी स्कूल वैन करीब 30 बच्चों को साथ लेकर निकली थी, लेकिन ड्राइवर की लापरवाही देखिए, वैन का दरवाजा खुला छूट गया और मौत के मोड़ पर आयशा वैन से उछलकर नीचे गिर गई। इससे पहले कि वैन रुकती, आयशा की सांसें रुक चुकी थी। अभी बिजनौर के HM पब्लिक स्कूल में एक मासूम बच्ची वैन से गिर गई और गिरने के बाद उसके सिर में गंभीर चोट आई, जिससे उसकी मौत हो गई। कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जो पीछे की बिल्डिंग है HM पब्लिक स्कूल की, वो दिखाएं कि ये देखिए वो स्कूल है जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। और कल एक ये दुर्घटना में मासूम बच्ची आयशा 4 साल की, जिसकी मौत हो गई है, और उसकी मौत के बाद जो है स्कूल मैनेजमेंट की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस घटना के बाद वैन ड्राइवर सवालों के घेरे में है। साथ ही सवाल है हर बच्चे की सुरक्षा का, जो इन स्कूल वैन्स में बैठकर हर दिन स्कूल के लिए निकलते हैं। कभी गाजियाबाद की स्कूल बस में अनुराग जान गंवाता है, कभी लापरवाही से बिजनौर में आयशा की जान जाती है, लेकिन जिम्मेदारों ने भारत के भविष्य की सुरक्षा को लेकर कभी संजीदगी नहीं दिखाई। न्यूज़ 18 के लिए बिजनौर से शकील अहमद की रिपोर्ट। तो बिजनौर में हुई नर्सरी की छात्रा की मौत कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ सावधानियां बरतें। सबसे पहले बात करते हैं स्कूल बस की सेफ्टी मानकों की, आखिर वो क्या हैं और उसे आप कैसे जांच सकते हैं। आइए एक एक करके आपको बता देते हैं। स्कूल बस की सेफ्टी मानक। स्कूल बस पीले रंग से पेंट होना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसका आप जरूर ध्यान रखें। स्कूल का नाम और फोन नंबर उस पर लिखा होना चाहिए। यह सब कुछ सेफ्टी से जुड़ा है। बस के आगे और पीछे ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए, मतलब ये केवल स्कूल ड्यूटी के लिए है। खिड़कियों के बाहर लोहे की ग्रिल हो, खिड़कियों के जो शीशे हैं वो खुले ना हो, कम से कम ग्रिल वहां पर लगी हो शीशों के साथ। और कम से कम 5 साल का अनुभवी ड्राइवर होना चाहिए जो बच्चों की स्कूल वैन को चला रहा हो। तो ये वो सेफ्टी मानक है जिनका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। और अपने बच्चे का ट्रांसपोर्ट यदि आप फिक्स कर रहे हैं तो इन चीजों को एक बार आप जरूर जांच लें। तो बिजनौर में जो हादसा हुआ है वो एक निजी वैन थी। पेरेंट्स को निजी स्कूल वैन को ना बोलना चाहिए। क्यों, ये भी हम आपको बताते हैं। निजी वैन को आपको क्यों ना कहने चाहिए? क्योंकि सेफ्टी नॉर्म्स उनमें पूरे नहीं होते। वो ट्रांसपोर्ट है, वो सिर्फ एक साधन है, लेकिन बच्चों के लिहाज से सेफ्टी नॉर्म्स नहीं होते हैं। कई बार ड्राइवर के पास परमिट नहीं होता है इस तरह के रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग के लिए। वैन का फिटनेस टेस्ट पूरा नहीं होता, मतलब वो जो व्हीकल है उसकी खुद की फिटनेस पर कई सवाल हो सकते हैं। कैपेसिटी से अधिक बच्चे बिठाते हैं। आपने कई बार ऐसा नजारा सड़कों पे देखा भी होगा कि ठूस ठूस कर बच्चों को भरा जाता है। कम किराए के चक्कर में खतरे में बच्चे की जान पड़ सकती है। अगर आपको भी लगता है कि निजी वैन से आपको फायदा हो रहा है या आपका कोई खर्च बच रहा है, तो एक बार सोचिए कि बच्चे की जान ज्यादा जरूरी है या फिर इन सेफ्टी नॉर्म से कॉम्प्रोमाइज करना आपके लिए ज्यादा आवश्यक है। बच्चों की सेफ्टी और स्कूल वैन्स पर उठते हुए सवालों के बीच नोएडा के स्कूलों ने बस और बच्चों की सेफ्टी को लेकर क्या कदम उठाए हैं, यहां के पेरेंट्स का क्या कहना है, आइए ये भी आपको दिखा देते हैं। आजकल स्कूल वैन्स के इंसिडेंट ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बिजनौर में अभी एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक नर्सरी की छात्रा की मौत हो गई है और 3 बच्चे जो हैं वो घायल हुए हैं। तो देखिए, हम एक स्कूल के बाहर है और ये वैन है। यहाँ पर जो चीज़ें कही गई थी, देखिए स्कूल बस में बहुत ज़रूरी होता है कि एक फर्स्ट एड किट हो, हर चीज़ का ध्यान हो। तो देखिए यहाँ पर बच्चों की जो छुट्टी हो गई है, बच्चे यहाँ पर हैं, ये प्रॉपर एक वैन है, लेकिन इस वैन में आपको कोई
स्टिकर या कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई प्राइवेट वैन हो तो उसमें एक स्टिकर मेंशन होता है, स्कूल का नाम होता है, वो यहाँ नहीं है। यहाँ पर कोई अटेंडेंट नहीं है कि बच्चों को देखिए बच्चे कितनी कैसे जा रहे हैं, यहाँ से वो गिर भी सकते हैं, तो यहाँ कोई अटेंडेंट नहीं है, इसलिए ऐसे जो हादसे हैं वो होते रहते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पर एक पुल होना चाहिए था जो इस चीज़ को कवर करे, और बच्चे यहीं से क्रॉस कर रहे हैं लगातार, तो कोई हादसा भी हो सकता है, बच्चे यहाँ पे गिर भी सकते हैं जिससे चोट लग सकती है। तो लगातार जो है वो लापरवाही बढ़ती जा रही है। कई बसों में जो है वो फर्स्ट एड किट देखने को नहीं मिला। वहीं कुछ पेरेंट्स का कहना है कि जो कुछ बसेस हैं वो इस बात का पूरा ध्यान रखती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर आप ये जो बच्चों को लेकर जाते हैं, आजकल बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं कि अभी एक बिजनौर का इंसिडेंट देखने को मिला, एक बच्चे की डेथ हो गई, तो आप लोग किस चीज़ का ध्यान रखते हैं, कितने की कैपेसिटी है? हम 8 से 9 बच्चे ले जाते हैं और आराम से सीट बेल्ट वगैरह सब लगवा के ले जाते हैं सेफ्टी में। तो देखिए यहाँ 8 से 9 बच्चों की वो बात कर रहे हैं कि वो 8 से 9 बच्चे रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने आपको दिखाया कि वो जो रूफ़ है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है और छोटे छोटे बच्चे उसके आसपास हैं और कई ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, लेकिन उसको लेकर नोएडा जो है वो अलर्ट हो गया है। यहाँ पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि अब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, स्कूल की तरफ से एक प्रॉपर इंतज़ाम किया जा रहा है, अटेंडेंट मेंशन है और सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट एड किट हो और स्कूल का नाम मेंशन हो, बस पीली हो। तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें, इमरजेंसी एग्ज़िट आपको दिख रहा होगा, तो बसेस में प्रॉपर ध्यान रखा गया है और वैन्स में भी ध्यान रखा जा रहा है। तो नोएडा में ये लापरवाही जो है वो नहीं हो रही है और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं वो सेफली अपने घर तक पहुँचे, कोई इंसिडेंट ना हो। कैमरामैन प्रहलाद के साथ फरहान, न्यूज़ 18 नोएडा। तो आपने नोएडा के स्कूल्स का हाल देख लिया, अब आपको कुछ और जरूरी बातें बताते हैं जिन पर हर पेरेंट्स को ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि बस या वैन खड़ी होने पर ही बच्चों को आप उसमें चढ़ाएं। अगर वो कम स्पीड में है, रुकने वाली है, कई लोग तभी बच्चों को उठाकर चढ़ाना शुरू करते हैं, ऐसा ना करें। ड्राइवर नशे में ना हो, इसका पूरा ध्यान रखें। ड्राइवर पर आपको वॉच रखना चाहिए कि वो सही सलामत नॉर्मल हालत में गाड़ी चला रहा है। बस में स्कूल की जिम्मेदारी की तैनाती हो, मतलब स्कूल की तरफ से कोई जिम्मेदार टीचर या अटेंडेंट उस बस में होना चाहिए। बस वैन में सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है या नहीं, इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। जो सेफ्टी नॉर्म्स हमने आपको बताए, इनको अपने ध्यान में रखिए और बच्चों के ट्रांसपोर्ट को जरूर उस लिहाज से आप चेक करिए। तो ये वो बातें हैं जो अपने बच्चे का ट्रांसपोर्ट फिक्स करने से पहले आपको ध्यान रखनी चाहिए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई, मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुनवाई, लोअर कोर्ट के आदेश आने दीजिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपके कानूनी विकल्प खुले रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बात कही गई है। कमिश्नर की नियुक्ति का आदेश सही नहीं है, मस्जिद पक्ष लोअर कोर्ट प्राथमिकता पर सुनवाई करे। हिंदू पक्षकारों ने रखी पूजा की मांग, कोर्ट में सावन में जल चढ़ाने की मांग रखी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में अब मामले की अगली सुनवाई होगी। हिंदू पक्षकारों ने पूजा की मांग रखी है, सावन में जल चढ़ाने की मांग कोर्ट के सामने रखी। अब अक्टूबर के पहले हफ्ते में इस मामले में सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई हुई, मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। लोअर कोर्ट का आदेश आने दीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपके कानूनी विकल्प खुले हुए हैं। सुशील पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे। सुशील, विस्तार से बताइए कोर्ट ने कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मामला था, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर की थी 22 तारीख, जिसमें आज सुनवाई हुई। हालांकि इस पूरे मामले में जो फिलहाल मस्जिद कमेटी की तरफ से वकील हैं, उन्होंने कहा है कि जो फिलहाल इस पूरे प्रकरण में जो हाईकोर्ट का आदेश था, जिसमें ये कहा गया था कि एक सर्वे को लेकर एक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की जाए, उसको फिलहाल उन्होंने गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि बिना उनके पक्ष को सुने ये आदेश जारी किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि इस पूरे मामले को लेकर निचली अदालत में सुनवाई चल रही है, तो आपके ऑप्शन खुले हैं। अगर आपको उस पूरे फैसले में किसी भी प्रकार से कोई आपत्ति है, तो आप वहां की अदालत में आप अपनी बात रख सकते हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये एक खुला विकल्प इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर आने वाले दिनों में सुनवाई कर सकता है। वहीं फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बात और स्पष्ट की कि जो रूल 7 और 11 यानी कि इस पूरे मेंटेनेबिलिटी की याचिका पर जो
जो अभी फिलहाल वहां की अदालत सुनवाई कर रही है। जब तक निचली अदालत में इस पूरे मामले में कोई आउटकम नहीं आता है, तब तक इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी नहीं करेगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने 2 और याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें ये कहा गया था कि चूंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, लिहाजा जो जगह पर जहां पर शिवलिंग होने की बात कही गई है, वहां पर हिंदुओं की एक बड़ी आस्था है, ऐसे में उन्हें वहां पर जल चढ़ाने की इजाजत दी जाए। कोर्ट ने फिलहाल याचिकाकर्ता को कहा कि अभी इस पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लिहाजा ऐसा कोई आदेश अदालत जारी नहीं कर सकती है। आप निचली अदालत में या अपनी याचिका वापस कर लें। वहीं विष्णु शंकर जैन की तरफ से भी एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जो विवादित स्थल पर शिवलिंग पाए जाने की बात कही गई है। तो फिलहाल अक्टूबर के पहले हफ्ते में इस मामले में सुनवाई है, लेकिन जो बातें मस्जिद पक्ष की तरफ से रखी गई हैं उस पर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि पहले लोअर कोर्ट का फैसला आने दीजिए, लोअर कोर्ट का आदेश आने दीजिए, आपके कानूनी विकल्प खुले हुए हैं। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब एक चिंताजनक खबर, अज्ञात बीमारी से सुअरों की मौत का मामला सामने आया है। एनआईबी भोपाल की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, लखनऊ से आए सैंपल पॉजिटिव निकले हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर से सुअरों की मौत हुई है। उत्तराखंड से आए सैंपल में भी पुष्टि हुई है। एनआईबी भोपाल ने सरकार को उसकी जांच रिपोर्ट भेजी है। तो लखनऊ से जो सैंपल्स आए थे सुअरों की मौत के, वो पॉजिटिव आए हैं। अफ्रीकी स्वाइन फीवर का शिकार हुए ये सुअर और उसके बाद इनकी मौत हो गई। उत्तराखंड से भी कुछ सैंपल आए थे, वहां पर भी लगातार सुअरों की मौतों का सिलसिला जो था वो बढ़ रहा था, तो उनके सैंपल्स को भी पॉजिटिव पाया गया है। अज्ञात बीमारी जिसे कहा जा रहा था, बताया जा रहा है कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर है और उसी की वजह से इन सुअरों की जान गई है। उत्तराखंड से आए सैंपल्स में भी पुष्टि हो चुकी है। एनआईबी भोपाल ने सरकार को उसकी जांच रिपोर्ट भेज दी है। यानी यूपी और उत्तराखंड के अंदर अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है वो सुअरों में देखा गया है। हालांकि इसका ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है या नहीं, या उसके कुछ जरिए हैं, इस पर स्पष्ट जानकारी आनी अभी बाकी है। लेकिन चिंताजनक खबर ये कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर यूपी और उत्तराखंड के अंदर कई इलाकों में इससे सुअरों की मौत हुई है। लखनऊ से आए सैंपल पॉजिटिव निकले हैं और उत्तराखंड से आए सैंपल भी पॉजिटिव निकले हैं। एनआईए भोपाल ने जांच की इसकी और उसकी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। तो लखनऊ से आए सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं। उत्तराखंड से भी कुछ सुअरों की मौत का मामला सामने आया था, वहां भी सैंपल्स लिए गए थे, वो भी पॉजिटिव आए हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर जिसके कारण इन सुअरों की मौत हुई है। और अब एक बड़ी खबर राष्ट्रपति चुनाव की काउंटिंग से जुड़ी हुई। पहले राउंड में वोटों की गिनती पूरी हो गई है और द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले हैं और यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले हैं। तो ये आंकड़ा सामने आया है पहले राउंड का। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो वोटिंग हुई थी, आज उसमें वोटों की गिनती की जा रही है। पहले राउंड की काउंटिंग समाप्त हो गई और जो डेटा निकल के सामने आया, लगभग 2 गुने वोट। द्रौपदी मुर्मू 540 वोट और यशवंत सिन्हा 208 वोट। पहले राउंड की गिनती के बाद ये आंकड़ा लगभग 2 गुने मार्जिन से आगे है। द्रौपदी मुर्मू 208 पर यशवंत सिन्हा है, तो द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले हैं। पहले राउंड में आपको बता दें कि तमाम सांसदों ने जो वोट दिए थे उनकी गिनती हुई है। पहले दौर की गिनती में द्रौपदी मुर्मू आगे हैं और लगभग डबल की लीड बनाए हुए हैं। 540 वोट उन्हें मिले हैं और यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले हैं। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, उसके लिए काउंटिंग के पहले राउंड के नतीजे सामने आ गए हैं। द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले हैं और यशवंत सिन्हा को मिले हैं 208 वोट। सांसदों ने जो वोट दिया पहले दौर में, उसकी काउंटिंग हुई है और गिनती पूरी होने के बाद द्रौपदी मुर्मू लगभग डबल आंकड़े से आगे हैं यशवंत सिन्हा से। और ओवरऑल आंकड़ों की यदि बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू की ही दावेदारी को लगभग तय माना जा रहा है, उनकी जीत पक्की है ऐसा माना जा रहा है। तो राष्ट्रपति चुनाव की काउंटिंग से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। पहले राउंड की काउंटिंग का डेटा सामने आ गया है। 540 वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं, यशवंत सिन्हा को मिले हैं 208 वोट। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पहले राउंड में वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। कुल
748 सांसदों ने वोट डाला, मुर्मू को 540 वोट मिले हैं। और अनूप गुप्ता से इस पर अपडेट लेते हैं। अनूप, पहले राउंड में सांसदों के वोटों की गिनती हुई है और लगभग डबल के आंकड़े से आगे हैं द्रौपदी मुर्मू। बिल्कुल, देखिए ये लगातार बीजेपी की तरफ से यही दावे किए जा रहे थे कि एक अप्रत्याशित जीत जो है वो द्रौपदी मुर्मू को मिलने जा रही है। और इसी को देखिए कि थोड़ी देर पहले ही राज्यसभा सेक्रेटरी की तरफ से जो हम लोगों को जानकारी दी गई, उसके मुताबिक जो सांसदों की वोटिंग की गिनती हुई है उसमें पूरी तरह से कह सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू बहुत आगे दिख रही है। आधे से ज्यादा का आंकड़ा इस चीज में आगे दिख रहा है, इस मतगणना में आगे दिख रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात कर सकते हैं क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले हैं, जबकि यशवंत सिन्हा को 208 वोट ही मिले हैं। अगर इसको आंकड़ों में भी बताए तो बहुत ज्यादा का अंतर हो जाता है। हालांकि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अभी भी, क्योंकि जैसे ही राज्यों की जो वहां पे वोटिंग डले हैं उनकी जब मतगणना शुरू होगी उसके बाद थोड़े आंकड़े में और कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे में, क्योंकि ये जो ट्रेंड दिख रहा है वो ये बताता है कि विपक्षी खेमे में भी बहुत लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज से द्रौपदी मुर्मू को वोट डाला है। ये एक बड़ा सेटबैक विपक्ष के लिए दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और फिलहाल जो पहले राउंड का डेटा है, 540 वोट द्रौपदी मुर्मू और 208 वोट यशवंत सिन्हा को मिले हैं। तो पहले राउंड में अनूप काउंटिंग हुई सांसदों के वोटों की, अब इसके आगे क्या और तकरीबन कितने बजे तक फाइनल आंकड़ा आ जाएगा? देखिए, शुरुआत में सभी वोट डाले गए थे उसकी छटनी हुई थी और सबसे पहले अभी जो काउंटिंग हुई है वो सांसदों के वोट की काउंटिंग हुई है। और उसके बाद अब राज्यों के स्तर पर हर राज्यवार स्थिति पर ये अब वोटों की गिनती होनी शुरू हो चुकी है। तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि 1-2 घंटे के अंदर अंदर फाइनल परिणाम आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सांसदों की गिनती के बाद जो परिणाम आए हैं वो ये बताते हैं कि बहुत भारी मतों के अंतर से द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीत जाएंगी और देश की अगली राष्ट्रपति बनेंगी। क्योंकि अगर लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की भी अगर अनुपात में अगर हम देखें और जिस तरह से वोटिंग ट्रेंड देखने को मिला है, ये अपने आप में आश्चर्य है। बाद में ये पता चल पाएगा कि हालांकि ये जानकारी नहीं मिल पाएगी, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से जरूर पता चल पाएगा कि विपक्षी खेमे के सांसदों की तरफ से भी द्रौपदी मुर्मू को वोट डाला गया होगा। इसीलिए इतना बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। अब चूंकि राज्य सरकारों की अगर हम बात करें तो अधिकतर जगह पे बीजेपी की सरकार है, तो जाहिर सी बात है वहां पर भी एक बड़ी लीड जो है द्रौपदी मुर्मू को देखने को मिलने वाली है। जी बिल्कुल, तो एक बड़ी लीड से जीत द्रौपदी मुर्मू की होने वाली है। और फिलहाल पहले राउंड का जो आंकड़ा सामने आया है उसमें लगभग डबल, आप देखिए 208 वोट यशवंत सिन्हा को और 540 वोट जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं। और इस बीच अलग अलग जगहों पर जीत से आश्वस्त खेमे में किस तरह जश्न का माहौल है। कहीं ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं तो कहीं द्रौपदी मुर्मू का जो गांव है रायरंगपुर, वहां पर लड्डू बनाए जा रहे हैं, मिठाइयों की तैयारी शुरू हो चुकी है। एनडीए की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू और पहले राउंड के बाद 540 वोट उन्हें हासिल हो गए हैं। और माना जा रहा है कि शाम तक जब ऐलान होगा तो एक रिकॉर्ड मार्जिन से वो जीतेंगी। पहले राउंड में वोटों की गिनती पूरी हो गई है और उसके बाद अपने कैंडिडेट को आगे चलता देख किस तरह खेमे में जश्न का माहौल, अभी से ढोल बजने की शुरुआत हो गई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस बार का राष्ट्रपति चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि अनूप, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि कई सांसदों, विधायकों या जनप्रतिनिधियों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर भी वोट किया है। तो क्या माना जाए, द्रौपदी मुर्मू जैसा नाम जिसे बीजेपी ढूंढ कर लाई, बहुत सारी ऐसी पार्टियां जो सहयोगी दल ना कभी थी ना मौजूदा वक्त में हैं, उनके जनप्रतिनिधि भी द्रौपदी मुर्मू को वोट करने के लिए आ रहे हैं। तो जीत का अंतर जो है और बड़ा होगा, मतलब इसको एक शानदार जीत कहा जाएगा। एक आदिवासी समुदाय से आई हुई एक महिला जो देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचेगी। और फिलहाल ये जश्न आप देख रहे हैं, अभी से ही आंकड़ों के लिहाज से लगभग डबल मार्जिन की जीत
की ओर बढ़ती हुई द्रौपदी मुर्मू और एनडीए खेमा पूरी तरह आश्वस्त है कि जीत उन्हीं की होने जा रही है। अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, भाजपा एक ऐसे उम्मीदवार को सेलेक्ट करके लाई कि आदिवासी चेहरा, एक ऐसा राजनीतिक जीवन जो पूरी तरीके से बेदाग, उनकी छवि बहुत अच्छी है और एक ऐसा नाम निकल के सामने आया कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां भी या उनके जनप्रतिनिधि भी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन के उसको नकार नहीं सके और द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया गया। ऐसे बहुत से चौंकाने वाले नाम भी सामने आए। बिल्कुल, देखिए, आपको मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था कि जब विपक्ष अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की खोजबीन कर रहे थे, सर्च किया जा रहा था, तो कई नाम पर चर्चा हुई थी, कई लोगों को ऑफर भी किया गया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया था। बाद में यशवंत सिन्हा मान गए और जैसे ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की गई, उसी दिन बीजेपी का ये मानना था कि वो आधा चुनाव जीत चुके हैं। देखिए, शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि ना ही सत्ता पक्ष के पास पूर्ण बहुमत है, ना ही विपक्ष के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन जिस तरह के नाम, द्रौपदी मुर्मू का नाम घोषित किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। ये अभी तक की स्थिति है, बाकी फिर आपको सूचित करेंगे। 15 वोट इनवैलिड हुए हैं। जैसे ही हो जाता है तुरंत बताते हैं। तो पहले राउंड की काउंटिंग के बाद 540 वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले हैं, 208 यशवंत सिन्हा को और 15 वोट जो हैं वो इनवैलिड पाए गए हैं। इस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी, अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।